हाँ ये तो मैं भी करता हूँ कभी कभी। ओके, तो हम लोगों ने बात करी थी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अगर हम चलो यार इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ, जनता पिछली क्लास में नहीं आई थी उनकी मांग पे। कहानी क्या है कि अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रे जाती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रे जाती है, तो कोई ना कोई ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जरूर एग्जिस्ट करता है। क्योंकि ये डेंसर है तो इसका एंगल कम होगा, रेयर पे एंगल ज्यादा होगा, तो कोई ना कोई ऐसा एंगल जरूर एग्जिस्ट करता है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। ऑब्वियसली यार ये 90 हो गया है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलते थे, क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल निकालना बड़ा आसान है यार। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो क्या एन डेंसर साइन थीटा सी इज इक्वल टू एन रेयर साइन 90, स्नेल लॉ लगा दिया है, तो साइन थीटा सी क्या आएगा, एन आर बाई एन डी। एन आर का मतलब रेयर मीडियम है। आमतौर पे रेयर मीडियम क्या होता है, अगर आमतौर पे रेयर मीडियम 1 मान ले तो साइन थीटा का आंसर आ जाएगा 1 बाई एन डी, है ना। क्रिटिकल एंगल के लिए ये फॉर्मूला बहुत काम की चीज है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये वाला एंगल इस क्रिटिकल से ज्यादा होता है तो लाइट का पूरा अमाउंट वापस आ जाता है, उस तरफ जाता ही नहीं। तो क्रिटिकल एंगल हमारे लिए टर्निंग पॉइंट है। हम लोगों ने यार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या बताई थी कि अगर थीटा थीटा सी से ज्यादा है, अगर थीटा थीटा क्रिटिकल से ज्यादा है, यानी अगर 60 डिग्री पे ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है तो 60.001 पे क्या होने लगेगा, टीआईआर। यानी थीटा थीटा सी से ज्यादा है तो टीआईआर होने लगेगा। फिर मैंने कहा कि सोचो कि यार किसी भी एंगल को क्रिटिकल एंगल बनाना हो, एनडी पता हो और एनआर पे कमेंट करना हो, तो यार मैं बता दूं जो एनआर यहां आया है ग्रेजिंग इमरजेंस वाला, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनआर से ज्यादा है, सॉरी एनडी से ज्यादा है, तो वो टीआईआर को फेवर करेगा। यार डेंसर के लिए जो एन है वो इस वाले एनडी से ज्यादा है तो टीआईआर हो जाएगा। दूसरा मैंने क्या बताया था रेयरर के लिए, कि अगर रेयरर वाला एन इस एनआर से कम है, यानी रेयरर जितना रेयरर होगा टीआईआर को फेवर करेगा, डेंसर जितना डेंसर होगा वो टीआईआर को फेवर करेगा। ये सिंपल सा रूल था। यानी तुम ग्रेजिंग इमरजेंस वाला फॉर्मूला लगाओ, उससे कोई भी आंसर निकाल लो, चाहे थीटा क्रिटिकल का, चाहे एनआर का, चाहे एनडी का। और फिर अगर इनइक्वालिटी पे आंसर देना हो टीआईआर के लिए तो ये सारे आंसर हैं। टीआईआर के जो आंसर हैं वो ये हैं, थीटा थीटा सी से ज्यादा होना चाहिए, डेंसर डेंसर वाले आंसर से ज्यादा होना चाहिए, और रेयरर रेयरर वाले आंसर से कम होना चाहिए। और अगर कोई रिफ्रैक्शन के लिए यही क्वेश्चन पूछ दे तो यार टीआईआर के लिए जो इनइक्वालिटी है अगर रिफ्रैक्शन के लिए पूछ दे तो उसका उल्टा कर देंगे। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट था, और इस पे हम लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी, है ना। मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि वो एंगल बताओ जिस पर टीआईआर होगा, जिस पर ग्रेजिंग इमरजेंस होगा। तो यार बताओ यार ग्रेजिंग इमरजेंस का आंसर क्या होता है ना, कम वाला अपॉन ज्यादा वाला, यार यही होता है, एन रेयरर अपॉन एन डेंसर। तो ये आंसर आया था थीटा सी बराबर 45। तो बता यार 45 पे क्या होगा, 45 पे ग्रेजिंग इमरजेंस होगा। लेकिन अगर कोई कहते नहीं हमें टीआईआर कराना है तो 45 से ज्यादा होना चाहिए, और अगर रिफ्रैक्शन कराना है तो 45 से कम होना चाहिए। हमेशा ग्रेजिंग इमरजेंस वाला आंसर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और उसके बाद फिर हम इनइक्वालिटी तो बना ही सकते हैं। इसी तरह से मैंने ये यहां क्वेश्चन एनआर का पूछा था। मैंने कहा यार 45 डिग्री के लिए 3 आंसर बताओ कि 45 डिग्री पे ग्रेजिंग इमरजेंस कराना हो उसका आंसर बताओ। फिर मैंने कहा 45 डिग्री पे टीआईआर कराना हो उसका आंसर बताओ। फिर 45 डिग्री पे रिफ्रैक्शन कराना हो उसका आंसर बताओ। 3 आंसर पूछे थे। तो यार 45 डिग्री पे किसका आंसर, एनआर का पूछा है,
कोई बात नहीं, हम लोग पहले 45 डिग्री को क्रिटिकल मान के आंसर निकालते हैं। यार इसको सॉल्व किया था, थीटा सी 45 NR ND ये, तो NR का आंसर सॉल्व हो गया √2 आ गया था, वो प्लानिंग ही ऐसी है। तो यार ये NR √2 किसके लिए है, किसके लिए है, ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए। अब अगर कोई कहे नहीं TIR कराना है तो आंसर क्या लिखोगे, क्या उसका आंसर n लेस देन या n ग्रेटर देन, n लेस देन √2। रेयरर के लिए रूल क्या था, जितना रेयरर होगा उतना बढ़िया है, तो √2 से कम। डेंसर के लिए ये आंसर क्या आया था, ग्रेटर देन। रिफ्रैक्शन के लिए आंसर क्या लिखा जाएगा, ग्रेटर देन √2। हेलो, नहीं मैंने दे दिया है, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, 6:30 बजे खाली हूँ। ठीक है, मैंने डिटेल दे तो दी है उनको। नहीं उस दिन उनका फोन आया था जिनसे बात हुई थी। किससे बात हुई आपकी? अभी आपने कोई मैसेज भेजा है क्या? हाँ ये सारी चीजें मैं उनको दे चुका हूँ। सर आपने किससे बात की? मुझे नहीं पता, जिनको मैंने बिल किया है, आपने उनका नाम नहीं पूछा? नहीं नाम मुझे याद नहीं। ओके सर, तो मतलब आप डिटेल्स दे चुके हैं। ठीक है, मैं 6:30 बजे के बाद देता हूँ। ओके सर। तो यार ये मैंने एग्जाम्पल 2 देखा था जिसमें NR को लेके कमेंट करना था, फिर एग्जाम्पल 3 था जिसमें ND को लेके कमेंट करना था, और इत्तेफाक से वही डायग्राम है, तो ND का आंसर भी 2 आएगा। लेकिन ये 2 आंसर किस घटना के लिए है, ये ND का आंसर ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए है। अगर कोई कहे TIR के लिए आंसर क्या होना चाहिए, तो जो आंसर ग्रेजिंग इमरजेंस वाला होता है उससे ज्यादा होगा तो ग्रेजिंग TIR होगा, और उससे कम होगा तो डेंसर, जितना डेंसर होगा TIR को फेवर करेगा। ये पूरी कहानी क्लियर है। हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया ये n बताना है ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए, ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए, और फिर यही n बताना है TIR के लिए, यही बताना है। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस वाला डायग्राम बनाना है, और उसके लिए n लाना है। यार अब मैं क्या बोल रहा हूं, करने की कोशिश करें। पहले बताओ यार ये रे कहां पे, किस सरफेस पे, मैं इनके नाम लिख देता हूं ABC, किस सरफेस पे ग्रेजिंग इमरजेंस करेगी, AC पे करेगी, क्योंकि यहां तो सीधे सीधे चली गई है, और सीधे सीधे जाना भी चाहिए, क्योंकि 0 डिग्री पे बड़ी है तो 0 डिग्री पे वापस जाएगी। तो इसका यार ग्रेजिंग इमरजेंस यहां होने वाला है, और ये उसका नॉर्मल है। क्या अभी मैं कुछ बोलूं, बता यार इस समय अगर ये ग्रेजिंग इमरजेंस हुआ है तो ये एंगल बता सकते हैं इस समय कितना है? हाँ यार देखो ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 30, और ये 30 है तो ये कितना होगा 60। तो क्या यार ये इसका ग्रेजिंग इमरजेंस एंगल कितना है 60 डिग्री। तो बताओ जरा, साइन 60 इक्वल टू कम वाला अपॉन ज्यादा वाला, n आ गया, कितना आ गया, n का आंसर आ गया 2/√3। तो यार 2/√3 जो आंसर है वो इस डायग्राम के लिए है, और हम अगर इसी 60 डिग्री पे TIR कराना चाहते हैं तो आंसर क्या दोगे? हाँ यार ये बताओ, ये आंसर डेंसर का है या रेयरर का? डेंसर का है, और डेंसर के लिए स्टेटमेंट क्या है, डेंसर जितना डेंसर होगा वो TIR को, यानी यार हम आंसर लिखेंगे ग्रेटर देन 2/√3। इसका आंसर आया है 2/√3, इसका आंसर लिखेंगे ग्रेटर देन 2/√3। क्या ये समझ में आ गया है? और रिफ्रैक्शन कराने के लिए लेस देन 2/√3। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है,
और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, और यहां एयर है, नहीं यहां भी 2 है, 2 है, ये 2 है, ये √3 है, ये √2 है। क्वेश्चन पूछा गया है किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रे डालें जिससे रे जाए और फिर TIR करती रहे, मतलब रे ना इस मीडियम में पहुंचे ना इस मीडियम में, यानी यहां भी TIR करे और यहां भी। एक तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मिनिमम आई बताना है, आई मिनिमम बताना है, कम से कम हम कितना आई रख सकते हैं जिससे दोनों जगह TIR हो जाए, कम से कम कितना आई रख सकते हैं जिससे यहां भी TIR हो जाए इस बाउंड्री पे भी और इस बाउंड्री में भी क्या हो जाए, TIR हो जाए। हाँ चलो, इन्होंने कहा 45 कैसे निकाला यार, यहां से अगर मैं sin θc निकालूंगा इस बाउंड्री के लिए तो कम वाला कितना है √3, ज्यादा वाला कितना है 2, तो θc कितना आ गया, इसके लिए 60 डिग्री आ गया, और इसके लिए हाँ कम वाला अपॉन ज्यादा वाला कितना आ गया 45। तो यार ये 45 होगा तो चलेगा यार, इसके लिए 60 और इसके लिए 45, तो कम से कम कितना चलेगा जिसमें दोनों में TIR हो जाए, क्या समझ रहे हैं। हम इसका आंसर अगर 45 या 45.01 कुछ भी देते हैं तो यहां तो यार रिफ्रैक्शन TIR कर जाएगा और यहां पर रिफ्रैक्ट कर जाएगा, तो रे फिर पार हो ही नहीं पाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूं यार 45 पे नहीं काम बनेगा, उसी में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, बिल्कुल यहां तो रिफ्लेक्ट कर सकता है, यहां रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो फिर कितना चाहिए जो दोनों में काम बन जाए, क्या 60.01 राउंड ऑफ करके 60 लिखेंगे, अगर 60.01 है तो यहां भी TIR करेगा और यहां तो करेगा ही। क्या 60 जो नंबर है वो 45 से भी बड़ा है और 60 जो नंबर है वो 60 से भी बड़ा है, तुम कहोगे ये क्या बात हुई 60 से बड़ा कैसे, अरे मैं 60.01 कह रहा हूं, लेकिन राउंड ऑफ करके आंसर वो 60 ही दिया जाता है, तो 60 दोनों को TIR कराने में मदद करेगा, इसलिए 60 आंसर दिया जाएगा। क्या बात समझ में आ गई है, वहां से भी बचाना है यहां से भी बचाना है, तो एंगल क्या होगा, आई मिनिमम का आंसर हम देंगे 60.0001 दैट इज 60। ये डिस्कशन आगे शायद मिसिंग है। एक तालाब में एक लाइट का सोर्स है h डेप्थ पे, उससे निकलने वाली लाइट रेज ये मैंने दिखाई हैं, इनका रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक ऊपर की बात करोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम ही है। लेकिन क्या जैसे जैसे हम दूर की रे की बात करेंगे, क्या ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जैसे जैसे मैं दूर की रे की बात कर रहा हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा, क्या ये रे सरफेस को टच करती हुई जाने लगेगी, यानी क्या शुरू हो गया है, ग्रेजिंग इमर्जेंस शुरू हो गया है। इसका मतलब ये एंगल क्रिटिकल एंगल है कि नहीं है यार, तभी तो ग्रेजिंग इमर्जेंस शुरू हुआ है। अगर कोई रे इससे भी आगे पड़ेगी तो क्या उसका एंगल थीटा वो थीटा सी से ज्यादा होगा, और थीटा सी से ज्यादा होगा तो उसका क्या शुरू हो जाएगा, रिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगा, TIR शुरू हो जाएगा। क्या ये हर रे इसके बाद TIR करेगी, एक बार शुरू हो गया तो सब करेंगे। और जो सीन मैंने यहां दिखाया वो सीन एक्चुअली हर तरफ होगा, यानी राइट साइड दिखाया है तो लेफ्ट साइड भी होगा, और लेफ्ट साइड ही क्यों यार, ये डिस्कशन एक्चुअली मुझे 3D में करना चाहिए। क्या ये डिस्कशन, ये एक पॉइंट सोर्स पानी के अंदर है, किसी पानी के अंदर, पानी के तालाब के अंदर, तो उससे निकलने वाली लाइट अगर इधर TIR कर रही है, इधर TIR कर रही, तो क्या इधर TIR नहीं कर रही होगी, इधर भी TIR, यानी एक सर्कुलर रीजन होगा ऊपर जिससे ये लाइट रेज बाहर निकलेंगी। क्या इतना समझ पा रहे हैं यार, इस पॉइंट सोर्स के ऊपर एक सर्कुलर रीजन होगा जहां से लाइट रेज बाहर निकलेंगी, और क्या मैं कह सकता हूं उसका सेंटर यही होगा, ये उस सर्कुलर रीजन का सेंटर होगा। ऐसा कोई सर्कुलर रीजन हम इमेजिन कर सकते हैं जहां से ये लाइट रेज बाहर निकलेंगे 3D में। तो क्या मैं कह सकता हूं यार ये उसकी रेडियस है,
क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रेडियस कितनी होगी और ये डेप्थ हमें दे रखी है, रेडियस हमें निकालना है, डेप्थ बता ये रेडियस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हाँ क्या बताओ, अगर यहां लाइट का सोर्स है और ये ग्रेजिंग इमरजेंस वाली रे है तो ये रेडियस है और ये डेप्थ हमें दे रखी होगी, नहीं ये एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल है। क्या तुम देख पा रहे हो यार कि क्रिटिकल एंगल की मदद से रेडियस लाया जा सकता है? एच क्या है? ये है डेप्थ ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड मतलब जहां पानी भरा है, या डेप्थ ऑफ लाइट सोर्स, डेप्थ ऑफ लाइट सोर्स इनसाइड द लिक्विड या इनसाइड द पॉन्ड। बता यार एच पता है, थीटा सी, अगर इसका मीडियम एन डी है और इसका एन आर है तो मुझे बताओ साइन थीटा सी क्या होगा? हाँ एन आर बाई एन डी। अगर थीटा सी हमें पता है तो क्या थीटा सी की मदद से आर लाया जा सकता है? क्या करना चाहिए? क्या टेन थीटा सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है? इस ट्राइंगल के सामने ये परपेंडिकुलर ये बेस है तो आर का आंसर आएगा एच टेन थीटा सी। यार समस्या ये है कि हमने स्नेल लॉ लगाया है तो आंसर हमारा किस में आया है? साइन थीटा सी में। वहां जरूरत किस में है? टेन थीटा से में। कोई बात नहीं यार, कि हम यार ये ट्राइंगल बना के साइन से टेन ला देते हैं कि नहीं? ये एन आर है, एक हाइट परपेंडिकुलर, ये क्या है? हाइपोटेनस। तो बताओ मैंने एक ट्राइंगल बनाया है जिसमें रेशियो को ऐसे लिख दिया है तो बेस क्या होगा? हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा? एन डी स्क्वायर माइनस एन आर स्क्वायर। तो क्या बता रहा, अब तुम टेन थीटा निकाल सकते हो कि नहीं? बताओ क्या आएगा? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस यानी एन आर अपॉन एन डी स्क्वायर माइनस एन आर स्क्वायर। तो यार एच का आंसर क्या आ गया? आर का आंसर क्या आ गया? आर का आंसर आ गया एच इंटू एन आर होल डिवाइड बाई एन डी स्क्वायर माइनस एन आर स्क्वायर। यार वैसे तो मैंने पूरी अप्रोच लिख दी है, बट आमतौर पे रेयर मीडियम क्या होता है? वन होता है और उसी का फॉर्मूला लोग रटते हैं। मैं यार उसी का फॉर्मूला बता देता हूं। आर का आंसर आता है एच, एन आर की जगह क्या रखना है? वन अपॉन अंडर रूट एन डी स्क्वायर माइनस एन आर स्क्वायर, सॉरी एन आर वन रख देते हैं। यार ये फॉर्मूला लोग रटते हैं तो मैं भी तुम्हें वही फॉर्मूला सर्किल करके दे रहा हूं, बट तुम्हें जनरलाइज थॉट भी दिमाग में आना चाहिए, जरूरी थोड़ी हमेशा एन आर वन हो। ये फॉर्मूला फैशन में चल रहा है तो यही फैशन वाला बता देता हूं, लेकिन ध्यान रखना यार कि यहां भी एन आर का स्क्वायर है और ऊपर भी क्या है? एन आर है। कुल मिला के ऐसे सोचो, वैसे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, लेकिन n का डायमेंशन यहां से ऊपर कटेगा तभी तो r h की रेडियस यूनिट का आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है भाई? अब यार इस क्वेश्चन में लैंग्वेज बड़ा अजीब अजीब से आती है। मैंने कहा कि यार एक सर्कुलर रीजन है, एक सर्कुलर रीजन है जहां से ये लाइट रेज बाहर निकल रही है, इस सब जगहों से लाइट रेज बाहर निकल रही कि नहीं? कोई तुमसे ऐसे पूछ सकता है वो रेडियस बताओ सर्कुलर रीजन का जहां से लाइट रेज बाहर निकल रही है, तो आंसर लिख सकते हो। कोई तुमसे पूछे कि अगर हम इस सर्कुलर रीजन को ढकना चाहते हैं, लाइट बाहर ही ना निकले, वो रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क बताओ जिससे हम इस लाइट रेज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दें, तो कितनी रेडियस का चाहिए? इतनी रेडियस का। मान लिया कहते हमारे पास एक डिस्क है जिसका रेडियस नोन है, तो कितनी हाइट का पॉन्ड होना चाहिए जिससे उसको ढक पाए? तो यार इस बार रेडियस दिया है, एच पूछा जा सकता है। क्या समझ रहे हो यार कैसे कैसे लैंग्वेज? सोचो यार हमारे पास एक बड़ा सा व्हाइट कंटेनर है और उसके अंदर लाइट का सोर्स है और उससे लाइट बाहर निकल रही है, ठीक है, सब जगह लाइट बाहर निकल रही है किसी आर के रेडियस वाले रीजन से। और कोई कहते हैं यार कि ये पानी पहले ज्यादा भरा था, हमने यहाँ एक टैप लगा रखा है, पानी को खाली करते करते कितना खाली कर दें जिससे उस डिस्क से लाइट निकलना बंद हो जाए? तो लॉजिक क्या है यार? इतना खाली कर दो
कि जो इसका रेडियस है वही लाइट निकलने वाली रेडियस हो जाए, तभी तो ढक पाएगा। तो यार तरह तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन तुम्हें आंसर हर बार एक ही देना है। कभी आर का आंसर पूछा जा सकता है, कभी एच का आंसर पूछा जा सकता है। क्या बता देंगे? देखिए जरा एक आध लैंग्वेज में दिखाऊं। ओके इसमें एक क्वेश्चन यही पूछा गया था कि बता ये पूरा कोन, ये कोनिकल रीजन है, इसका आधा एंगल कितना होगा? ये अंडू कैसे होता है? कोई ये पूछे तुमसे कि ये आधा एंगल कितना होगा, आधा एंगल, इस कोन का आधा एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं इसको। अरे क्रिटिकल एंगल ही तो है आधा एंगल। तो उसका आंसर थीटा सी का आंसर तुम क्या ले सकते हो? साइन इनवर्स एन आर बाई एन डी। नहीं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्रिटिकल एंगल तो था ही, क्या इस डायग्राम के लिए ये थीटा सी को हम क्या बोल सकते हैं? सेमी वर्टिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल तो नाम था ही इसका, लेकिन ये क्रिटिकल एंगल इस डायग्राम के लिए वो सेमी वर्टिकल एंगल है जिससे रे बाहर निकल रही है। तरह तरह से लैंग्वेज बनाई जा सकती है, लैंग्वेज आएगी तब देख लेना। हम लोगों ने यार अभी तक जब रिफ्लेक्शन पढ़ा था तब पहली बार डेविएशन की बात करी थी। डेविएशन का मतलब होता है जिस रास्ते रे जा रही है वहां से कितना टर्न कर गई है। मैंने कहा यार कोई रे आई एंगल पे है और आर पे जा रही है, ठीक है, मैं डेंसर से रेरर की बात कर रहा हूं, तो आई से गई और आर से निकली। तो बताओ इस रे की कितनी टर्निंग हो गई है, यानी जिस रास्ते पे पहले जा रहा था और अब जहां जाने लगी उसके बीच की टर्निंग, उसी को तो डेविएशन बोलते थे। कितना है वो डेविएशन एंगल? अरे देखो यार, ये आई है, ये पूरा आर है। अच्छा बता, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया, अगर ये आई है तो ये भी क्या है? आई है, तो डेविएशन कितना है? डायग्राम में देख के बोलना है, किसी रिजल्ट को रिकॉल नहीं करना है, सामने सब कुछ है। क्या बता, ये आई है तो सामने ये भी आई है, और उस रास्ते से रे कितना भटक गई है उसी को मैं नया एंगल आर बोल रहा हूं नॉर्मल के साथ, तो डेविएशन कितना होगा? आर माइनस आई। क्या दिख नहीं रहा है? रही बात आर की, तो वो स्नेल लॉ से लगाया जा सकता है, लाया जा सकता है। नहीं, कैसे? एन डी साइन आई एन आर साइन आर लगाओगे तो साइन आर आ जाएगा। नहीं आ जाएगा यार? ये सब पता होगा तो साइन आर आ जाएगा, आर यहां रखोगे तो डेविएशन आ जाएगा। इतनी बात जनता समझ पा रही है? आई पता हो तो आर निकाला जाता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिखाए जिसमें ये 30 था और आर 45 निकाला था मैंने, तो बताओ डेविएशन कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। पहले नॉर्मल के साथ 30 डिग्री था, अभी नॉर्मल के साथ 45 डिग्री, मतलब कितना टर्न कर गया? 15 डिग्री। पूछा जा सकता है कि नहीं? मुझे बता, जैसे जैसे आई को हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे आर बढ़ता है, बल्कि आर ज्यादा तेजी से बढ़ता है। तो यार अगर आई बढ़ेगा आर बढ़ेगा तो उनका डिफरेंस भी बढ़ेगा। यार अगर मैं कह रहा हूं कि आई पहले 30 था और ये पहले 45 था, अगर ये कभी 60 होगा तो ये फिर 90 हो जाएगा। मतलब लगभग एग्जैक्टली प्रोपोर्शनलिटी नहीं होती, लेकिन क्या पहले इनका डिफरेंस 15 होगा तो बाद में डिफरेंस 30 हो जाएगा। लगभग ऐसा ही बिहेवियर होता है, एंगल बढ़ने से उनका डिफरेंस भी बढ़ता है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा डेविएशन कब होगा? अगर कोई तुमसे पूछे कि इनका सबसे ज्यादा डेविएशन कब होगा, तो यार जिस समय रिफ्रैक्शन एंगल सबसे बड़ा होगा। क्या इससे बड़ा रिफ्रैक्शन एंगल हो सकता है क्या? तो यार क्वेश्चन में कहा गया मैक्सिमम डेविएशन वाइल रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होते हुए सबसे ज्यादा डेविएशन कब हो सकता है? ग्रेजिंग इमरजेंस वाले पे। तो बता यार इस समय ये एंगल 90 है तो डेविएशन कितना लिखोगे?
यार इस समय R 90 है और I कितना है, क्रिटिकल एंगल है, यही इस समय का डेविएशन है। यार इसी फॉर्मूले में R 90 रख दिया है और I की जगह क्या लिख दिया है, थीटा सी। तुम और एक्सप्लोर करना चाहो तो थीटा सी को साइन इनवर्स NR डिवाइड बाई ND लिख सकते हो। अरे भाई क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है साइन इनवर्स NR डिवाइड बाई ND। समझ गया? क्या इससे भी ज्यादा डेविएशन मिल सकता है? यार अभी तो मैंने बोला कि मैक्सिमम डेविएशन वाइल रिफ्रैक्शन है, तो यार मैंने ये बोला है कि जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तब ये सबसे ज्यादा डेविएशन है। लेकिन क्या अगर ये थीटा सी मान लिया 45 डिग्री है तो क्या 45.001 पे क्या शुरू हो जाएगा, TIR? तो ये भी 45 ही है। अरे भाई 45.001 को भी क्या बोलोगे, उसे हल्का सा ज्यादा है। तो क्या हल्का सा ज्यादा करते ही जो रे पहले इधर जाया करती थी अब वो कहां जाने लगी, इधर। तो क्या डेविएशन एकदम से बढ़ नहीं गया? यार पहले डेविएशन इतना हुआ करता था और अब ये डेविएशन इतना होने लगा है, क्या ये तो उससे भी बहुत ज्यादा डेविएशन है। लेकिन इस समय रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, मेक इट क्लियर। मैंने मैक्सिमम डेविएशन तो लिखा है लेकिन ये नहीं लिखा मैक्सिमम डेविएशन वाइल रिफ्रैक्शन। इस समय क्या हो रहा है, TIR हो रहा है। तो बता इस समय डेल्टा मैक्स कितना है, इस समय पिछले वाले आंसर का डबल है। और इस समय रिफ्लेक्शन हो रहा है। तुम्हें याद है रिफ्लेक्शन जब होता था तो हम 180 माइनस 2i लिखा करते थे, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यही होगा। तो क्या रिफ्लेक्शन के दौरान इससे ज्यादा डेविएशन नहीं मिल सकता? जरा सोच के देखते हैं। अगर मैं क्या इस एंगल को और बड़ा कर दूं तो डेविएशन बढ़ेगा या घटेगा? यार देखो अगर मैं और बड़ा कर दूंगा तो अब डेविएशन बढ़ेगा नहीं बल्कि घटने लगेगा। यानी यार ये सबसे बड़ा डेविएशन है इस डिस्कशन में। और ये आंसर बिल्कुल देखो जरा किसके जैसा है, ये आंसर रिफ्लेक्शन वाले डेविएशन जैसा है और वही रिफ्लेक्शन रहा है, लेकिन बस यहां से रिफ्लेक्शन की शुरुआत हुई है। क्या इतनी बात क्लियर है? नोट कर ले, नोट नहीं करेंगे? गिवन थीटा सी के लिए बात हो रही है। थीटा सी कम करोगे तब तो डेविएशन होएगा ही। थीटा सी कैसे कम कर सकते हैं, अगर मैं एंड डेंसर बढ़ा दूं और एंड एरर कम कर दूं। भाई थीटा सी का भी तो पर्सनल फार्मूला है, थीटा सी का पर्सनल फार्मूला ये है कि नहीं है, NR में कम कर दूं और ND बढ़ा दूं तो ये टर्म क्या हो जाएगा, छोटा, तो डेविएशन बढ़ेगा। मैं गिवन थीटा सी के लिए बात कर रहा हूं। यार ये R माइनस आई TIR के वक्त है या जनरल डिस्कशन हो गया? ये कोई भी रिफ्रैक्शन होगा तो ये फॉर्मूला होगा और कोई भी रिफ्लेक्शन होगा तो ये फॉर्मूला होगा। हाँ कोई भी रिफ्लेक्शन होगा तो फॉर्मूला 180 माइनस 2i होता था कि नहीं? लेकिन ये आई कोई भी नहीं है, ये आई क्रिटिकल एंगल है। बात क्लियर है? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, देखो मैंने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बनाया है, तब क्या जो डेविएशन आया है वो पहले वाले डायग्राम से ज्यादा आया है क्या? तो बस इसीलिए वो मैक्सिमम है, यही तो बता रहा हूं। नहीं R माइनस आई नहीं लगेगा, इसका ये फॉर्मूला हम लोग बचपन से जानते हैं, रिफ्लेक्शन के दौरान फॉर्मूला 180 माइनस 2i होता है। ये i यहां पर खास है, बस यही अंतर है।
बात समझ में आ गई है? तो यार ये अब तक जो बातें थी मैथमेटिकल बातें थी, और अभी हम थोड़ा सी क्वालिटेटिव बातें करने वाले हैं। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की को लेके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमने नेचर पे कभी देखे हैं या पता नहीं देखे होंगे। ऐसा होता है कई बार कि हम सड़क में जा रहे हैं या रेत वाले इलाके में जा रहे हैं तो बहुत दूर कहीं हमें पानी की झील नजर आती है ना। ऐसा ही सिकंदर के साथ हुआ था। एक चरवाहे ने कहा कि आगे देखो वो झील दिख रही है, वहां एक झील है। वो एक्चुअली मिराज दिखा रहा था। सिकंदर ने ये वाला टॉपिक मिस कर दिया था, और मैं हमेशा बोलता हूँ यार फिजिक्स का एक टॉपिक मिस करना कितना घातक हो सकता है। एक बार टाइटैनिक डूब गया था और अभी सिकंदर की सेना डूब गई। सिकंदर हारा था तो उस चरवाहे से हारा था जिसने कहा वहां झील है, और दूर तक वो झील को दिखाता जा रहा था। झील और आगे बढ़ती जा रही थी, और उसके बाद क्या हुआ, एक एक करके पानी था नहीं उनके पास, सब सैनिक मरने लगे। आखिरी घूंट पानी शायद उसी ने पिया होगा, सिकंदर ने, सब बचा दिया गया होगा उसके लिए। खैर, तो यार एक कॉन्सेप्ट लाइफ में कितना फर्क डालता है, इतनी बड़ी सल्तनत को डुबा सकता है, टाइटैनिक डुबा सकता है। इसलिए मैंने इसको बताना जरूरी समझा जनता के लिए। तो यार मैंने यहाँ पे एक गरम रोड दिखाया है या गरम रेत दिखाई है। जब भी रेत गरम होती है तो आसपास जो एयर होगी वो हल्की होकर ऊपर जाएगी, तो यहां जो नीचे वाला रीजन होगा वहां एयर उतनी डेंस नहीं होगी। हालांकि डेंस का मतलब, जब भी मैं कहता हूं डेंस, तो वो डेंसर या रेयरर से नहीं होता है, बट हां मॉलिक्यूल जहां कम होंगे वो वैक्यूम के ज्यादा क्लोज होगा, जहां मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वो वैक्यूम के कम क्लोज होगा, यानी वो रिलेटिवली डेंसर मीडियम होगा। यानी नीचे कैसा है, रेयरर, ऊपर कैसा है, डेंसर। सोच के देखो, मैंने यार ऐसे दिखाने की कोशिश की, एक लाइट आसमान से आ रहा है या पेड़ पौधों से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, कहां से आ रहा है, आसमान से या पेड़ पौधों से। ये लाइट, चलो मैंने कहा ये आसमान से लाइट आई है नीले रंग की, या पेड़ पौधे से आई है। तो यार क्या अगर नीचे वाला मीडियम उसके मुकाबले डेंसर है, रेयरर है, तो ये नॉर्मल से दूर हटने का प्रयास करेगी रे कि नहीं, यानी पहले से एंगल बढ़ जाएगा। अगली बार फिर रिफ्रैक्शन होगा तो और दूर बढ़ने का प्रयास करेगा। क्या बता रहे, इस तरीके से इस रे के मुकाबले ये रे, इस रे के मुकाबले ये रे, इस रे के मुकाबले ये रे, और इस रे के मुकाबले कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि TIR शुरू हो जाएगा। अरे भाई एंगल लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये एंगल अभी क्रिटिकल से ज्यादा हो गया, तो क्या शुरू हो गया, TIR। उसके बाद क्या ये रे अगली सरफेस पे फिर से अंदर जाएगी और किसी इंसान को, जो ऊपर से रे आ रही थी वही घूम के दिखाई देगी। अब आंख का नेचर क्या होता है, आंख हमेशा जो रिसीव हुई है रे उसी से ट्रैक करती है। मान लिया इसको आंख इधर से आती हुई रिसीव हुई है, तो उसको वो ऑब्जेक्ट कहां नजर आएगा, नीचे। आंख का नेचर यही है कि जस्ट आती हुई रेस से वो ट्रैक करती है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, यानी उसको आसमान, पेड़ पौधे कहां नजर आएंगे, नीचे नजर आएंगे। क्या बताओ, एक झील के अंदर भी तो यही होता है। झील में पानी ऊपर वाले हिस्से की इमेज बनाता है, ऊपर वाले हिस्से की इमेज बनाता है, तभी तो हमें झील झील लगती है, नहीं। और झील का कलर ब्लूइश तो होता ही है क्योंकि आसमान का रंग उसमें होता है। तो यार क्या बताओ, इसको जो मिल रहा है वो ऊपर के पेड़ पौधे और आसमान की इमेज दिख रही है, और यही हमें झील में भी नजर आता है। भाई पानी का थोड़ी कोई कलर होता है, पानी में हमें नजर क्या आता है, आसमानी चीजें, नहीं। पानी के अंदर हमें उड़ता हुआ पक्षी नजर आता है, तभी तो हम समझ जाते कि झील है। बात समझ रहे हैं? तो यानी यार ये आदमी झील कहां देखेगा, सामने, ये कहेगा उधर झील है, उधर कहीं झील है, मतलब उधर पे कहीं झील है, धोखा खा जाएगा यार, आगे उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो रेत वाले इलाके में जाएं, अपना पानी लेके जाएं, सिकंदर बनने की कोशिश ना करें, है ना, गाइड के साथ रहें, इन बातों का ध्यान रखें। इसी को मिराज बोलते हैं। मिराज मतलब उस धोखे का नाम है जो हॉट और ठंडी एयर की वजह से होता है, जमीन की गर्म एयर। यानी यार ऊपर से आने वाली रे एक्चुअली में टर्न करके इसको दिखाई देती हैं, और जब टर्न करने के दिखाई देंगी तो आसमान उसको जमीन में दिखाई देगा। बस मेरा ये है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है, ये किस वजह से होता है, TIR। अभी मिराज नाम याद रखो, है ना, और ये क्यों होता है, TIR की वजह से, बस इतना याद रखो। और कौन सा डायग्राम बनाने को कहेगा, क्या ये याद रहेगा यार।
रेस को टर्न कराने के लिए, इमेज का डायरेक्शन टर्न करने के लिए कई बार हम इस तरह के लेंसेस का यूज, इस तरह के प्रिज्म का यूज करते हैं। देखो जरा, ये रे यहां से आई है, यहां से रे आई है, इसका क्रिटिकल एंगल 45 से कम है, ऑब्वियसली 45 से कम होगा, तभी देखो यार यहां क्या हुआ है TIR, यहां क्या हुआ है TIR। तो जो रेज ऊपर से आ रही थी वो ये है, जो नीचे से आ रही थी वो ये है। तो सोचो यार यहां कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसकी रेज टर्न करके यहां रिसीव होंगी कि नहीं, तो ऑब्जेक्ट 90 डिग्री टर्न कर जाएगा, यानी वो ऑब्जेक्ट जो A था यहां वाला वो यहां नजर आएगा, और जो B था वो यहां नजर आएगा। यहां देखो जरा क्या हुआ है यार, ये भी उसी तरह का प्रिज्म है, यहां भी TIR हुआ है। तो यार B से निकलने वाली ये रे क्या इधर से आ रही है, और A से निकलने वाली इधर नजर आ रही है, तो ये क्या पूरे सीधे सीधे 180 डिग्री टर्न कर गया है। ऊपर वाला एरो नीचे नजर आ रहा है, यहां देखो यार ऊपर वाला नीचे नजर आ रहा है। ये रे का B वाला पॉइंट है, ऐसे रे गई, यहां TIR हुआ, और फिर देखो यहां आ गई। तो ऑब्जेक्ट की इमेज टर्न कराने के लिए हम यूज कर सकते हैं। सोचो यार रे यहां से जाएंगे, हम देख यहां सकते हैं, यानी कभी ऐसा हमें टर्न कराना हो, ऐसा कोई गैजेट बनाना हो, तो इसका सहारा ले सकते हैं, जो रे को टर्न करके हमें दिखाएगा। बस जानकारी के लिए। TIR ऑप्टिकल फाइबर, हम लोगों के जो इंटरनेट की सप्लाई आजकल होती है ऑप्टिकल फाइबर के जरिए होती है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक वायर नहीं है, मेक इट क्लियर, ऑप्टिकल फाइबर एक वायर नहीं है, क्योंकि वायर में मेटल होता है, इसमें कोई मेटल नहीं होता है। इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, जिसको बाहर किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मटेरियल से लपेटा जाता है, और उसको फिर बाद में कवर कर देते हैं। तो यार दो इसमें पोर्शन है, एक का नाम मैंने कोर रखा है, जो सबसे अंदर वाला ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, उसके बाहर जो है उसका नाम क्या रखा है, क्लैडिंग। तो यार इसमें जो कोर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम वाला होता है, और जो क्लैडिंग होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर मीडियम वाला होता है। और इस ऑप्टिकल फाइबर में ऑप्टिकल वर्ड इसीलिए है क्योंकि यार इसका काम लाइट के सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का होता है। मतलब इस पे हम लाइट रे डालते हैं, और वो लाइट रे पहले यहां एंटर करेगी और उसके बाद TIR करते हुए आगे बढ़ेगी। तुम कहोगे यार लाइट का सिग्नल सीधे क्यों नहीं दे देते हैं, इसमें TIR क्यों करा रहे हैं। एक बार बता दें, अगर ये एंगल बहुत कम हो जाए ना, तो ये बाहर जाने का भी खतरा है। जब भी यार कोई ऑप्टिकल फाइबर ऐसे टर्न होता है, जहां भी, अभी ऑप्टिकल फाइबर ऐसा तो है नहीं कि यार स्टेशन से जहां से निकला वहां सीधे हमारे घर तक स्ट्रेट लाइन में कहीं तो टर्न करेगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर को बहुत ज्यादा टर्न नहीं करते हैं, और उसका कारण है कि सीधे आने वाली रे भी जब टर्निंग पे पड़ती है तो उसका एंगल कम हो जाता है। अगर ये टर्निंग बहुत शार्प होगी तो इसका TIR ना होके क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो क्या वो सिग्नल दूसरे एंड पे पहुंचेगा, सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट, लाइट के सिग्नल दूसरा एंड पहचानता है। अब डिवाइस कैसे कम्युनिकेट करते हैं उसकी डिटेल में नहीं जाना, बस इतना हमारा मकसद है कि यहां से चलने वाली लाइट अगर दूसरे एंड पे पहुंचेगी नहीं तो फिर कम्युनिकेशन संभव नहीं होगा, यानी कम्युनिकेशन थ्रू लाइट हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर किस लिए बना है, हाँ, डेटा कम्युनिकेशन है ना, इन द सिग्नल्स ऑफ लाइट के सिग्नल के फॉर्म में। लाइट का ऑन ऑफ होना, लाइट का ऑन ऑफ होना एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है ना। तो कुल मिलाकर हमें प्रोटेक्ट क्या करना है, अगर इसको हम टर्न नहीं करेंगे तो कोई खतरा नहीं, लेकिन हल्का फुल्का टर्न करना पड़ता है। कभी तुम देखना वो कभी शार्प एजेस नहीं बनाते ऑप्टिकल फाइबर की, कम टर्निंग बनाते हैं, और ऐसी टर्निंग में आमतौर पर ये जो एंगल होगा वो क्रिटिकल से ज्यादा रहता है। लेकिन सोचो यार एक ऑप्टिकल फाइबर ऐसे है और तुमने ऐसी कोई रे डाली, ठीक है, और यहां वो पड़ी इस जगह पर, मान लिया इस जगह पे पड़ गई और ये क्रिटिकल एंगल से भी बहुत कम हो गया, तब क्या होगा, तब वो उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, सिग्नल जाना बंद हो जाएंगे। अब कोई पूछे यार इसमें क्या पूछ सकता है, मान लिया हमें यार कोर और क्लाइडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, कोई ये पूछे कि क्रिटिकल एंगल कितना है तो नहीं बता दोगे, NR/ND, ये तो हमें बचपन से पता है। तो यार या तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये पूछा जाएगा, क्या बता दोगे, TIR पे नहीं। इसमें किस तरह के सिग्नल पास करते हैं, लाइट सिग्नल पास करते हैं, क्या इसके अंदर मेटल वायर होता है, नहीं होता है।
तो ये सारी जानकारी कभी सीधे सीधे पूछी जा सकती है, चांसेस कम है। क्लियर है? डायमंड सबसे ज्यादा शाइनिंग वाला क्यों होता है? क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। कोई भी मटेरियल जो हम जानते हैं उनमें सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? डायमंड का। और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सबसे ज्यादा है तो डायमंड के अंदर किसी भी एंगल पे रे पड़ती है तो उसके चांसेस इस बात के हैं कि उसका TIR होगा। क्या होगा? TIR होगा। उसके चांसेस, वो TIR को फेवर करेगा। अगर डेंसर मीडियम TIR को फेवर करेगा, इसका मतलब उससे लाइट पलट के वापस जाएगी। और अगर अंदर ट्रैप हो गई, मान लिया डायमंड के अंदर ट्रैप हो गई किसी एंगल पे, तो ट्रैप होने के बाद जो अंदर TIR करती रहेगी, तो वो जो मटेरियल है वो ऐसा लगेगा कि लाइट अंदर ग्लो कर रही है, बिना बिजली के अंदर लाइट ग्लो करती हुई नजर आएगी। जो डायमंड का शेप बनाया जाता है, उस शेप को भी कुछ इस तरह का खास शेप बनाया जाता है कि किसी एक जगह से एंट्री कर जाए लाइट, और एंट्री करने के बाद क्या करे? TIR करे। और TIR करे तो ये पूरा मटेरियल ग्लो करने लगता है ना। इसी वजह से हीरा सबसे ज्यादा चमकदार होता है। किस वजह से? TIR की वजह से। दैट्स इट, है ना। क्या बिना तरासे हीरा चमक देगा? यार तरासा नहीं जाएगा तो उसके अंदर TIR नहीं होगा, तो फिर तराशने का मतलब होता है ऐसा शेप को, ऐसा शेप देना। मैं हमेशा से कहता था यार हीरा हमेशा एक ही शेप का क्यों होता है? क्योंकि उस शेप पे TIR चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। हाँ, कुछ भी बनाओगे, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा कम करेगा बट करेगा। हाँ, गुड क्वेश्चन। नहीं, इक्विपमेंट क्या है? हीरे को तराशने के लिए क्या इक्विपमेंट, कौन सा मटेरियल यूज करते होंगे, क्या लगता है? नहीं तो किससे घिसोगे? हाँ, तुम्हें पता है लोहा काटने के लिए जो मशीन यूज होती है, उसके टॉप पे, ब्लेड के टॉप पे हीरा होता है। बस मेरा है, क्योंकि हीरा से हार्ड तो लोहा भी नहीं ना, तो हीरा को किससे तराशा जाता? सोचने वाली बात है, मैं खुद आज इसी का जवाब ढूंढ रहा हूं। अबे मुझे लगता है कम हार्ड मटेरियल भी होगा तो कुछ ना कुछ असर धीरे धीरे करता है, ऐसा नहीं है। हाँ, ज्यादा स्पीड से बौछार करने पे ऐसी मशीन है, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक हल्का मटेरियल भी खतरनाक होता है जब उसको हाई स्पीड से यूज किया जाता है। कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली डेवलप हुई होगी, उस टेक्नोलॉजी के बारे में हमें नहीं जानना है। अच्छी बात यह है। अच्छा।